फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेमिश कॉमर्स क्लासेस। आज हम सीखेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट सीखने से पहले एक चीज जानना जरूरी है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की भी पूरी जानकारी होना जरूरी है। अगर आपने मेरी उस पर बनी हुई वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप एक बार जरूर उसे देख लीजिए ताकि आपको फाइनल अकाउंट की पूरी कंसेप्ट ध्यान में आ जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के लिए ट्रायल बैलेंस का अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट समझ के आना बहुत जरूरी है। अगर हमें एडजस्टमेंट पता है, एडजस्टमेंट्स के अगर हमें दो इफेक्ट्स पता है कि वो कहाँ कहाँ पर लिखे जाएंगे, तो हमें फाइनल अकाउंट इजीली सॉल्व करते आता है। इसलिए आज हम एडजस्टमेंट्स की जानकारी लेंगे कि कौन सी एडजस्टमेंट कहाँ पोस्ट होती है, हम उसे कहाँ यूज करेंगे या फिर उसका क्या मतलब है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये हर एक चीज इन डिटेल हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। तो हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। जैसे कि हमें पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो पूरा गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, तो स्टॉक भी वहीं पे मेंटेन होगा। इसलिए इसका फर्स्ट इफेक्ट रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और उसे कहेंगे हम बाय क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे हम रिकॉर्ड करेंगे उसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। और बचा हुआ स्टॉक यानी ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी हो जाती है एसेट्स, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये बहुत ही कॉमन एडजस्टमेंट है, ये हर सम में होती है। उसके बाद में बात करते हैं हम डिप्रिसिएशन की। तो डिप्रिसिएशन क्या है? डिप्रिसिएशन जो है दैट इज द रिडक्शन वैल्यू ऑफ द एसेट। डिप्रिसिएशन जो है वो नॉर्मली फिक्स एसेट पे चार्ज होता है, तो फिक्स एसेट जो हमने एसेट साइड में रिकॉर्ड की हुई है उसमें से हम डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। और जैसे कि डिप्रिसिएशन यानी हमारे प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होना, हमारे असेट्स की वैल्यू कम होना, अगर ऐसा है तो ये हमारा लॉस है, इसलिए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। फिर बात करते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए या फिर अनपेड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेएबल, ये सब सेम कंसेप्ट होती है, बस कुछ अलग अलग वर्ड्स यूज कर इसे प्रॉब्लम में दिया जाता है, सम में दिया जाता है। तो हमें पता है एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग के डेबिट में या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे ट्रेडिंग के डेबिट में होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में होते हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस पर एडजस्टमेंट है, सिंपली उसमें इसको ऐड कर देना है, उतनी अमाउंट ऐड करना है और उसे हम लाइबिलिटीज में लिखेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे मेरे पास कोई वर्कर है और उस वर्कर ने 2 महीने जॉब किया है लेकिन उसका पेमेंट देना बाकी है, तो इसे हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो इसे हम वेजेस में तो ऐड करेंगे ही करेंगे, पर एट द सेम टाइम इसे लाइबिलिटीज में भी लिखना जरूरी है क्योंकि ये हमको देना है, ये हमारे ऊपर लाइबिलिटीज है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि खर्चा तो हो गया है लेकिन पेमेंट देना बाकी है। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम की। या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के ऑपोजिट कंसेप्ट है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये भी आउटस्टैंडिंग जैसी कंसेप्ट है। अब यू में थिंक कि मैं दोनों साइड से कैसे बोल रहा हूं, तो समझ के लेने की कोशिश कीजिए कि आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब होता है कि इनकम तो हो गई है पर एक्चुअली कैश हमें रिसीव नहीं हुई, तो इसे हम लिखेंगे इनकम में, हम इसे उतनी अमाउंट ऐड कर देंगे और एट द सेम टाइम इसका सेकंड इफेक्ट हम ले लेंगे बैलेंस शीट के असेट्स को। इसका रीजन क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एफडी रखी हुई है और उस एफडी का आज 31 मार्च तक का इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, लेकिन वो एफडी का पेमेंट जो है, उसका इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो मुझे सपोज जून में मिलने वाला है, तो 9 मंथ का मेरा इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, तो मेरे आउटस्टैंडिंग इनकम हो गई क्योंकि उसकी कैश तो मुझे कब मिलेगी, जून में मिलेगी। तो मार्च में जब हम इसे रिकॉर्ड करेंगे तो कुछ ऐसा रिकॉर्ड करेंगे कि हम इंटरेस्ट में हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड कर देंगे और इसका सेकंड इफेक्ट हम ले लेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि ये हमारे अमाउंट रिसीवेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस इट मीन्स व्हाट? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। तो एक्सपेंसेस जो भी हमने एडवांस पेड किए हैं उसे हम कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एक्सपेंसेस में से हम उसे माइनस करते हैं और हमने सामने वाले को एडवांस दिया है तो वो हमारी प्रॉपर्टी है, इसलिए बैलेंस शीट के असेट साइड में ये रिकॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी एक्सपेंसेस पे यहाँ आएगा वो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट का भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट का भी हो सकता है। तो जो भी एक्सपेंसेस पे एडजस्टमेंट आ जाती है उसके अंदर हमें सिंपली उतनी अमाउंट ऐड करनी है जितनी हमने प्रीपेड की हुई है और इसका सेकंड इफेक्ट हमें लेना है बैलेंस शीट के एसेट्स को। फिर है
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या प्री रिसीव्ड इनकम। तो ये जो प्री रिसीव्ड इनकम है ये प्रीपेड एक्सपेंसेस के जैसे ही है कि जैसे अगर हमने प्रीपेड किया है तो वो हमारी एसेट्स है, तो वैसे किसी ने अगर हमें एडवांस पेड किया है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी जैसा होगा। पर ध्यान रहे नॉर्मली प्री रिसीव्ड इनकम जो होती है वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ही रिकॉर्ड होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जो इनकम है वो जो भी कोई इनकम पे प्री रिसीव्ड होगा उसमें से उतनी अमाउंट हम माइनस कर देंगे और वो हमारे ऊपर लाइबिलिटीज है, इसलिए इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा, लाइबिलिटीज पे आएगा। सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे सोच लो कि अगर किसी ने आपको 2000 रुपीज कोई काम के लिए एडवांस दिए है और अगर आप वो काम नहीं करते हो या काम नहीं होता है लिमिटेड 31 मार्च तक, तो वो हमारे ऊपर वो लाइबिलिटीज है, क्योंकि अगर हमसे वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तो हमें वो अमाउंट रीपे करनी होगी। इसलिए किसी की भी एडवांस अमाउंट जो है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में ऑन 31 मार्च, तो ये हमारी लाइबिलिटीज होती है। फिर बात करते हैं हम बैड डेब्ट, आरडीडी और आरबीडीडी की। अब कई बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है बैड डेब्ट्स, आरडीडी, आरबीडीडी क्या है। तो बैड डेट्स, आरडीडी और आरबीडीडी जो है ये सब डेटर्स में से माइनस होते हैं और इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा जाता है। सिंपली इतना ध्यान में रखना, टेक्निकली ठीक है पर लॉजिकली अगर सोचा जाए तो ध्यान रखिए हम गुड्स किसे सेल करते हैं, कस्टमर को। क्रेडिट कस्टमर को हम क्या कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, डेटर्स कहते हैं। तो बैड डेट मतलब इरिकवरेबल डेट्स कि हमने किसी को 5000 के गुड्स सेल कर दिए लेकिन अभी वो उससे कवर नहीं हो सकते। रीजन कुछ भी हो सकता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया या भाग गया या उसकी डेथ हो गई, कोई भी रीजन हो सकता है। तो बैड डेट्स जो होते हैं वो डेटर्स में से माइनस हो जाते हैं क्योंकि हमारे उतने कस्टमर अभी कम होंगे या उतनी अमाउंट हमारी कम हो जाएगी, अमाउंट रिसीवेबल जो है उतनी हमारी कम हो जाएगी। और फिर जो है आरडीडी का मतलब होता है डाउटफुल डेट्स कि कुछ और अमाउंट ऐसी है कि जिसके बारे में हमें डाउट है। तो जो भी बैड डेट्स है, आरडीडी है या आरबीडीडी है, ये सब कुछ जो है वो हमारे डेटर्स में से माइनस हो जाएगा और इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड करना है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड करने के बाद कई बार हमें ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में रिजर्व फॉर डिस्काउंट का पॉइंट देखने मिलता है जिसे कहा जाता है ओल्ड आरडीडी। अब ये ओल्ड आरडीडी क्या है, ऐसे ही हमने पहले आरडीडी समझकर कुछ अमाउंट रिजर्व कर दी थी कि जैसे फॉर एग्जांपल कि लास्ट ईयर हमें 3000 रुपीज हमारी आरडीडी थी कि हमें डाउट था कि वो अमाउंट हमें शायद रिसीव नहीं होगी और इसलिए हमने उसे आरडीडी में कन्वर्ट कर दिया। पर अगर वो ये साल आ जाती है वो अमाउंट तो उसे आरडीडी ही कहा जाएगा, पर उसे ओल्ड आरडीडी कहा जाएगा और करंट ईयर के लॉसेस में से उसे सेट ऑफ करना होगा। तो सिंपली इसको इतना ही ध्यान में रखिए कि डेटर्स में से बैड डेट, न्यू आरडीडी, ये सब कुछ माइनस हो जाता है और इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स है तो उस बैड डेट्स के पॉइंट में ये सब पॉइंट्स ऐड होंगे, अदरवाइज इसको इंडिपेंडेंटली लिखा जाएगा। और नेक्स्ट ये ध्यान में रखना है कि ट्रायल बैलेंस में अगर आरडीडी का क्रेडिट बैलेंस आता है तो समझ लेना है कि ये ओल्ड आरडीडी है और करंट ईयर के लॉसेस में से इसे क्या करना है, माइनस करना है, लेस करना है और एक्चुअल अमाउंट हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आउटर कॉलम में आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अनरिकॉर्डेड सेल्स। बहुत ही इजी एडजस्टमेंट है। अनरिकॉर्डेड सेल का मतलब होता है कि जो रिकॉर्ड करना बाकी है, तो रिकॉर्ड करना बाकी है तो उसे रिकॉर्ड कर दो। सेल हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं, उसमें हम ये अनरिकॉर्डेड सेल को रिकॉर्ड कर देंगे। अब सेल तो हम करते हैं कस्टमर को अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं डेटर्स, तो डेटर्स में भी इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर बात करते हैं अनरिकॉर्डेड परचेसेस की। इट इज लाइक अनरिकॉर्डेड सेल ओनली कि परचेसेस में हम अनरिकॉर्डेड परचेसेस ऐड कर देंगे और इसे क्रेडिटर्स में भी ऐड कर देंगे, क्योंकि हम जो भी कुछ परचेस करते हैं हम हमारे क्रेडिटर्स से करते हैं। क्रेडिटर्स को सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे सप्लायर्स, कि जो भी हमारे सप्लायर्स हैं, अगर कोई परचेसेस हमारे रिकॉर्ड करना बाकी है तो हमारी परचेसेस की अमाउंट बढ़ेगी तो उतना हमारा क्रेडिटर्स का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं बिल रिसेबल डिसऑनर्ड की। बिल रिसेबल डिसऑनर्ड की हमें पता है कि एंट्री कुछ ऐसी बनती है कि ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल, यानी बिल रिसेबल तो कम हो जाएंगे लेकिन डेटर्स बढ़ जाएंगे। तो बिल रिसेबल में से इसको माइनस करना है और डेटर्स में ऐड करना है। तो ध्यान रहे इसकी एंट्री कुछ इस तरह है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल अकाउंट, इसलिए हम ड्रॉई में यानी डेटर्स में ऐड कर देंगे और इसे बिल्स रिसेबल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। डिसऑनर्ड इट मींस व्हाट कि मैच्योरिटी डेट पर वो पर्सन हमें पेमेंट नहीं कर पाया।
तो ये कंडीशन हमारे साथ भी हो सकती है। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बिल्स पेबल डिसऑनर्ड की, कि हमने किसी को साइन दी थी, आज उसकी ड्यू डेट है और हम वो ड्यू डेट को अगर हम उसको पेमेंट नहीं कर पाए तो इसे कहेंगे हम बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, जो सिंपली बिल्स पेबल में से माइनस होता है और इसे क्रेडिटर्स में ऐड किया जाता है। अगर आप एक चीज को ऑब्जर्व करें बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल को, तो आपको एक बात ध्यान में आ जाएगी कि बिल्स रिसीवेबल में से अमाउंट माइनस होती है, डेटर्स में ऐड होती है, तो सेम बिल्स पेबल में से भी माइनस होती है और क्रेडिटर्स में ऐड हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये भी डेटर्स में से माइनस हो जाएंगे और इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा जाएगा। अब रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और आरडीडी में का डिफरेंस भी समझ के लेना जरूरी है। आरडीडी ये हमारा इनवॉलंटरी है, वो लॉस के जैसा कंसिडर होता है, जबकि रिजर्व फॉर डिस्काउंट ये हमारा वॉलंटरी एक्सपेंसेस जैसा होता है। फॉर एग्जांपल कि कोई कस्टमर है जिसने हमसे गुड्स परचेस किए 1 लाख रुपीज के और हमने उसको एक कंडीशन दी है कि अगर तो 1 महीने के अंदर हमें पेमेंट दे देता है तो हम 95,000 रुपीज ही लेंगे, तो इट मीन्स व्हाट 5,000 रुपीज आर रिजर्व फॉर डिस्काउंट। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट जो है वो डेटर्स में से माइनस हो जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएंगे। फिर बात करते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स की। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी कुछ ऐसा ही है कि जैसे क्रेडिटर्स ने हमें कंडीशन दी है कि विद इन स्टिपुलेटेड टाइम अगर आप पेमेंट करते हो तो हम आपको उतना डिस्काउंट दे देंगे, तो इसलिए जो क्रेडिटर्स में से हम माइनस कर देंगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट को, क्योंकि सपोज क्रेडिटर हमको 1 लाख रुपीज देना है, लेकिन अगर हम विद इन टाइम हम पेमेंट करने वाले हैं तो 5,000 रुपीज उसमें से माइनस हो जाएंगे और 95,000 रुपीज लाइबिलिटीज में रह जाएंगे और ये हमारी इनकम है, इसलिए इसे हम कहा लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाइज अलाउड नहीं है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में डिसाइडेड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों भी चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते टाइम पे कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट ऐड की जाती है। अगर फर्म फिक्स कैपिटल मेथड अगर फॉलो करती है तो वहां पर करंट अकाउंट होगा, तो जो करंट अकाउंट पे एडजस्टमेंट कैरी ऑन हो जाएगी। तो कैपिटल हो चाहे करंट हो उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। कई स्टूडेंट्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में होगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में एक बात समझ के लेना जरूरी है कि अगर डेट इज नॉट गिवन इन द सम तो हमें उसे ऑन एन एवरेज 6 मंथ के लिए ही चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो भी कैपिटल करंट में से माइनस हो जाएगा और जैसे कि एक सिंपल लॉजिक से अगर हम देखें तो लाइबिलिटी साइड कम हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे। ये बिजनेस का गेन है, सॉरी, तो इसको हम सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स इसे कैपिटल अकाउंट के डेबिट में या करंट अकाउंट के डेबिट में भी लिखेंगे अगर वो सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं तो, पर जनरली फाइनल अकाउंट्स में ये अलाउड है कि कैपिटल पे के एडजस्टमेंट एड लेस कर आप उसे लाइबिलिटी साइड में भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। तो ये 2 टाइप के होते हैं, ये इंश्योर्ड भी हो सकते हैं और अनइंश्योर्ड भी हो सकते हैं। तो अगर गुड्स अनइंश्योर्ड है तो जैसे कि हमें पता है कि जब भी गुड्स बिजनेस में से कम होंगे हम उसे ट्रेडिंग के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे और ये इंश्योरेंस न होने के कारण पूरा ही लॉस है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो इसलिए अनइंश्योर्ड गुड्स के केवल 2 ही इफेक्ट होंगे और वो होगा ट्रेडिंग का क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट। और गुड्स इंश्योर्ड है तो ऐसे कंडीशन में 3 इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ट्रेडिंग के क्रेडिट में हम लिखेंगे पूरी अमाउंट, फिर बाद में बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे जितनी अमाउंट इंश्योरेंस से रिसीवेबल है, और जो भी लॉस अमाउंट है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज अ गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑफ ₹10,000 बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹8,000। तो अगर ऐसे एडजस्टमेंट है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे गुड्स लॉस्ट बाय फायर दैट इज 10,000। उसके बाद में हम बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख देंगे इंश्योरेंस अमाउंट रिसीवेबल दैट इज 8,000। और दोनों में का डिफरेंस, क्योंकि हमारे 10,000 के गुड्स माइनस हो गए लेकिन 8,000 ही हमारा लॉस कवर हो रहा है, तो 2,000 रुपीज ये हमारा लॉस बाय फायर है। फिर बात करते हैं हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल की, कि अगर हमने गुड्स फ्री सैंपल बोलकर बांटे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमने एडवर्टाइजमेंट पर्पज के लिए बांटे हैं, तो बिजनेस में से गुड्स कम हो गए इसलिए ट्रेडिंग का क्रेडिट तो
कंफर्म है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में अगर एडवर्टाइजमेंट का पॉइंट है तो आइदर आप उसमें इसको ऐड कर दीजिए फ्री सैंपल्स को, या तो फिर आप सेपरेटली भी इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख सकते हो। फिर है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो ये जो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है, तो इसका मतलब होता है कि पार्टनर या प्रोप्राइटर जो भी है वो गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए लेके गया। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं बिजनेस में से फिर से गुड्स कम हो गए। जब भी बिजनेस में से गुड्स कम होते हैं वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आते हैं। फिर वो गुड्स लॉस बाय फायर हो, गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट हो, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल हो, फिर गुड्स लॉस बाय थेफ्ट हो, या फिर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज हो। इवन डायरेक्ट इनकम है सेल्स, तो सेल्स हमारी डायरेक्ट इनकम है, नो इश्यू, पर हम सेल्स के लिए भी लॉजिक यूज कर सकते हैं कि सेल कर दी, इसका मतलब बिजनेस में से कुछ तो गुड्स आउट हो गए, तो इसलिए हमें उसे ट्रेडिंग के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। तो ठीक है, अभी हम बात करते हैं गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज की। तो बिजनेस में से गुड्स कम होने के कारण इसे भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, और इतनी अमाउंट को हम ड्रॉइंग बोलकर ट्रीट करेंगे एज इट इज विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। ओके, देन हिडन एडजस्टमेंट्स। नाउ व्हाट इज द हिडन एडजस्टमेंट? हिडन एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, ये सिंपली एक आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, कुछ इसी तरीके के एडजस्टमेंट्स होती है, बस ये क्लियरली मेंशन नहीं की जाती। ये स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर इसे सॉल्व करना होता है। जो हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी ये हमारे ध्यान में आएंगी, और इसे ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है, कहीं ये ब्रैकेट में लिखा जाता है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी पॉइंट के साथ में, तो हिडन एडजस्टमेंट होती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें कैलकुलेशन कर वो हिडन एडजस्टमेंट की भी दो इफेक्ट करने होते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर बताया जाए तो कहीं पे रेंट की अमाउंट आ गई है 10,000 रुपीज, और सामने ब्रैकेट में आ गया फॉर 10 मंथ ओनली। तो इसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो 12 मंथ्स का होता है, तो 12 मंथ्स में से सिर्फ 10 मंथ्स का ही पेड है। ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने ब्रैकेट में दे दी वो रेंट के पॉइंट के सामने, तो इसका मतलब है कि 2,000 रुपीज अभी देना बाकी है। तो सिंपली ये आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग के जो दो इफेक्ट है वही होंगे, रेंट में ऐड हो जाएगा, लाइबिलिटीज में आ जाएगा, लेकिन ये नीचे कहीं एडजस्टमेंट्स के सेक्शन में क्लियरली मेंशन नहीं होगा, ये ट्रायल बैलेंस में होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप इसे ठीक से समझते हो तो ठीक है, अदरवाइज हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो पूरी तरह प्रिपरेशन कैसे करना है, फाइनल अकाउंट सॉल्व करने से पहले हमें क्या क्या करना है, कौन कौन से पॉइंट्स को टिक करना है, कैसे फॉर्मेट्स बनाने हैं, यहां से लेकर तो हम एक प्रॉब्लम पूरा इन डिटेल सॉल्व करने वाले हैं। तो कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड थैंक यू।